Hi, humans, and welcome back to Humanities. This is your geography educator Archita Mishra, back with the last chapter of your book 2, that is chapter 9, Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. तो इस चैप्टर में हम कुछ सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे, जिसमें से मेनली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन विल बी आर हाईलाइट. So firstly, let's have a look on the topics that we will be covering in this chapter. सबसे पहले हम लोग environmental pollution को पढ़ेंगे और उसके 4 types के pollution जो उसके अंदर आते हैं that we will be covering, that is water, air, noise and land pollution. फिर अर्बन वेस्ट डिस्पोजल पढ़ेंगे, रूरल अर्बन माइग्रेशन और इसी पे बेस्ड एक केस स्टडी ऑफ रमेश दैट वी विल बी कवरिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, देन लैंड डिग्रेडेशन. फिर एक हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे विच विल बी ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. सो ये सारे टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. अब ये टर्म बहुत न्यू नहीं है, वी ऑलरेडी नो कि जब एक्यूमुलेशन होता है वेस्ट का, अनवांटेड सब्सटेंसेस का इन द इन्वायरमेंट, तो क्या होता है, इट लीड्स टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. सो environmental pollution results from the release of substances and energy from waste products of human activities. Human activities जो perform करते हैं उससे जो waste generate होता है, जिससे हमारा environment pollute होता है, उसे हम environmental pollution कहते हैं. And it has various types. Now types on what basis? तो किस मीडियम से ये ट्रांसफ़र होते हैं, किस मीडियम से ये ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूज़ होते हैं, दैट मीडियम डिसाइड्स इट्स 4 टाइप्स. तो ये 4 टाइप्स के हैं, नेमली air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. So these are the 4 types of environmental pollution that exists. Now this table that is given in your book gives the perfect description of the types and sources of pollution. इसमें सबसे पहले pollution के types दिए गए हैं, फिर pollution involved दिए गए हैं जिसके अंदर what creates that pollution that is given, then sources of pollution, कहाँ से ये pollution शुरू होता है या कहाँ से इसकी origin है, that is given. सबसे पहले एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन में किस टाइप के पोल्यूशन इन्वॉल्व होता है, उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स दैट इज SO2 एंड SO3, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, लीड, एल्डेहाइड्स, एस्बेस्टोस एंड बेरिलियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. नाउ ये एयर पोल्यूशन होता कहाँ से है, सोर्स उसका क्या है. तो जब कंबशन ऑफ कोल होता है, पेट्रोल होता है या डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में एयर पोल्यूशन होता है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल या सीवेज डिस्पोजल, ये सारी चीज़ों में एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन. तो वाटर पोल्यूशन में जो पोल्यूशंस इन्वॉल्व हैं वो हैं ओडर, बैड स्मेल जो आती है वाटर में, डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स जो अवेलेबल रहते हैं वाटर में, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल एंड ग्रीस, बहुत सारे होते हैं. इसके बाद जब हम लोग एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो उनके जो रेसिड्यू, जो उनके बचे हुए वो होते हैं, वो चले जाते हैं वाटर में, मिक्स हो जाते हैं, विच मेक्स वाटर इवन मोर पोल्यूटेड. सो दीज आर द पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व इन वाटर पोल्यूशन. अब सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ से वाटर पोल्यूशन होता है. जब सीवेज डिस्पोजल होता है, अर्बन रन ऑफ होता है, वो आकर के वाटर में मिक्स हो जाता है, टॉक्सिक एफ्लुएंट्स जो इंडस्ट्रीज से आती हैं या कल्टिवेटेड लैंड से ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. तो ये सब क्या है, सोर्सेज होते हैं जो वाटर पोल्यूशन होने में कंट्रीब्यूशन देते हैं. थर्ड इज़ लैंड पोल्यूशन. इसमें ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा, वायरसेस, बैक्टीरिया, गार्बेज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र रेसिड्यू, एल्कलिनिटी, फ्लोराइड्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये सारे जो हैं वो पोल्यूशन में हेल्प करते हैं, लाइक पोल्यूशन इन्वॉल्व इनसे होता है. अब क्या क्या सोर्सेज इन्वॉल्व हैं लैंड पोल्यूशन में, तो इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, तो ये सारे से लैंड पोल्यूशन स्प्रेड होता है. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज नॉइस पोल्यूशन. ये किसकी वजह से होता है, जब हाई लेवल ऑफ नॉइस एबव टॉलरेंस लेवल, जब तक हम टॉलरेट कर सकते हैं तब तक हम उस आवाज़ को नॉइस नहीं कहेंगे, बट जब हाई लेवल होता है और जो टॉलरेंस लेवल के ऊपर चला जाता है तब वो इंक्लूड किया जाता है नॉइस पोल्यूशन में. अब इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज में एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, एडवर्टाइजिंग मीडिया, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो पोल्यूशन के सोर्स बनते हैं. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन और उनके सोर्सेज और क्या क्या पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. नाउ ऑल द 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन दैट वी हैव जस्ट सीन, उसे अब हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे.
सबसे पहले बीइंग वाटर पोल्यूशन। वाटर की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, डिग्रेड हो रही है, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है वाटर का। उसके पीछे भी दो रीजंस है। सबसे पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, देयरफॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंडस्ट्रीज़ की एक्सपेंशन हो रही है हमारे कंट्री में, विच इज़ ऑल्सो मेकिंग द यूज़ ऑफ वाटर मोर हाई। नाउ द सरफेस वाटर जो रिवर, लेक्स और कैनाल्स में होते हैं वो पोल्यूटेड हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जा रहे हैं। जब इन सब चीज़ों का अवेलेबिलिटी वाटर में रहेगा तो वो इम्प्योर वाटर रहेगा, प्योर नहीं रहेगा, और वाटर पोल्यूटेड बन जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी है वाटर की वो प्योरीफाई नहीं कर पाएगी वाटर को, एंड देयरफॉर वो अनफिट बन जाएगा फॉर आवर यूज़। नाउ वाटर पोल्यूटेंट्स तो नेचुरल सोर्सेज से भी होते हैं, लाइक वाटर इज पोल्यूटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑल्सो, लाइक इरोजन, लैंडस्लाइड्स, डीके, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और साथ में पोल्यूटेंट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, जो कि रियल कॉज हैं कंसर्न का। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ह्यूमन सोर्सेज ही हैं फॉर वाटर पोल्यूशन, जिसमें इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और कल्चरल एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसमें से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियल सोर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है इन वाटर पोल्यूशन। ना हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज़ कैसे पोल्यूट करती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूटेड वाटर, वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेस, केमिकल रेसिडुअल्स, न्यूमरस हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक, ये सब क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं वाटर में, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाते हैं इन रनिंग वाटर एंड लेक्स, जो कि रिजर्वॉयर्स में रीच करते हैं, रिवर्स में रीच करते हैं, वाटर बॉडीज़ में अदर रीच करते हैं, विच मेक्स इट इम्प्योर, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बायोसिस्टम ऑफ दीज वाटर्स। और मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कौन कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूट करती हैं, उसमें लेदर, पल्प एंड पेपर एंड टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ये जो 4 इंडस्ट्रीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं व्हेन इट कम्स टू वाटर पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज़। तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट सोर्स, ह्यूमन सोर्स, दैट इज़ इंडस्ट्रीज़। सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, इट्स वेरी इजी कि एग्रीकल्चर कैसे पोल्यूट करता है। वी ऑल नो केमिकल यूज़ होते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में, जैसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बी साइट्स। तो ये सब क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, जो कि डायरेक्ट चले जाते हैं रिवर्स में, लेक्स में, टैंक्स में। देयरफॉर केमिकल्स वॉश डाउन टू रिवर्स, लेक्स एंड टैंक्स, मेकिंग इट इम्प्योर। इसके बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो नाइट्रेट का कंटेंट इंक्रीज करते हैं इन सरफेस वाटर, ये हार्मफुल है, ये पोल्यूट करता है वाटर को। इसके बाद क्या होता है, ये जो अब ये सब एक्टिविटीज़ या ये सब जो केमिकल्स हैं वो इनफिल्ट्रेट करती हैं सॉइल को टू रीच द ग्राउंड वाटर, सॉइल ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है और ये क्या करता है, उसे पोल्यूट कर देता है। नाउ थर्ड ह्यूमन सोर्स इज कल्चरल एक्टिविटीज़। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में वी परफॉर्म पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स या फिर टूरिज़्म। तो ये सब एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। हम लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं, वाटर में फ्लावर्स वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो भी एक पोल्यूशन का रीज़न बन जाते हैं। सो दीज आर द ह्यूमन सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिसमें इरोजन, लैंडस्लाइड्स एंड ऑल आते हैं, जिसमें से ह्यूमन सोर्स ही रियल कॉज ऑफ कंसर्न है। सो दिस वॉज अबाउट वाटर पोल्यूशन। हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट सारे सरफेस वाटर सोर्सेज कंटामिनेटेड हैं, दैट मीन्स वो यूज़ करने के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है। दैट इज़ अ रियल कॉज ऑफ कंसर्न। वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन बिकम्स सोर्स फॉर मैनी वाटर बॉर्न डिजीजेज लाइक डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। अब ये जो इतने नेम्स हैं डिजीज़ेस के, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के पोल्यूशन से होते हैं। सो वाटर पोल्यूशन कॉजेज दीज टाइप्स ऑफ डिजीजेस। WHO has said 1/4 of the communicable disease in our country, in India, are waterborne. This shows कि कितना ज़्यादा disease cause होते हैं due to water pollution. So this points to a very alarming situation when it comes to water pollution. अब गंगा जब मोस्ट पॉपुलस रीजन से होकर के आती हैं तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा कंसर्न का चीज़ बन जाता है, क्योंकि विद इट्स कोर्स इट टेक्स ऑल द वाटर पोल्यूशन विद इट। अब इसकी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए आर गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, दिस वी विल स्टडी ऑल्सो। ये एक बॉक्स दिया गया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शॉर्ट नोट्स आते हैं मोस्टली इस पर लिखने के लिए। तो गंगा
बहुत ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस का रिवर है, बट इसका क्लीनिंग, इफेक्टिवली क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोल्यूशन को कंट्रोल करना इस रिवर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट हैज़ लॉन्च्ड द नमामि गंगे प्रोग्राम, और द फॉलोइंग आर इट्स ऑब्जेक्टिव। अब इसके 8 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, जिसमें से हमें 4-5 अच्छे से लर्न होने चाहिए। सबसे पहला, डेवलपिंग सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स इन टाउन्स। सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट करना इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब इंडस्ट्रीज़ इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, तो उसको मॉनिटर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट, एफॉरेस्टेशन, क्लीनिंग ऑफ वाटर, रिवर सरफेस, डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये पूरा कोर्स है गंगा का, लाइक गंगा फ्लोज इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, तो ये सारे में गंगा ग्राम्स का कंस्ट्रक्शन करना, डेवलपमेंट करना। फिर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग, क्योंकि जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी कि कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना प्रॉब्लम वी आर फेसिंग ड्यू टू दिस, तब तक क्या होगा, तब तक क्लीन नहीं होगा गंगा। सो ये एडिंग पोल्यूटेंट्स, ये अवॉइड करने के लिए इन द रिवर हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी होगी, क्योंकि हम लोग अपने रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा आई सेड जैसे हम लोग फ्लावर्स थ्रो करते हैं इन गंगा, सो ये एक रिचुअल है हमारा, बट ये अल्टीमेटली लीड कर रहा है टू वाटर पोल्यूशन। सो दीज आर द थिंग्स दैट वर लिस्टेड एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट इज दिस टेबल गिवन, जिसमें सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन दिया गया इन गंगा एंड यमुना रिवर्स। दीज आर द 2 मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, जिसमें से यमुना सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले रिवर एंड स्टेट, तो इसमें गंगा है। गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में इट रन्स। नेक्स्ट इज पोल्यूटेड स्ट्रेच। अब कहाँ पे कौन सा स्ट्रेच है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है? डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, वाराणसी और फरक्का बैरेज, ये जो तीनों स्ट्रेच है ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है व्हेन इट कम्स टू रिवर गंगा। अब व्हाट पोल्यूट्स दीज स्ट्रेचेस, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो कानपुर से आती हैं, टाउन्स लाइक कानपुर से आती हैं, डोमेस्टिक वेस्ट अर्बन सेंटर से जो आती हैं। सो नेक्स्ट इज डंपिंग ऑफ कार्कसेस इन द रिवर। हम लोग एनिमल डेड बॉडी को भी रिवर में फ्लो करा देते हैं, सो दैट्स वाई दैट ऑल्सो क्रिएट्स पोल्यूशन। मेन पोल्यूटेंट्स में या मेन पोल्यूटर्स में व्हेन इट कम्स टू सिटीज़, तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सारे जो सिटीज़ हैं वो डोमेस्टिक वेस्ट रिलीज़ करते हैं इन द रिवर गंगा, विच मेक्स इट पोल्यूटेड। सो दिस वॉज अबाउट रिवर गंगा। अब नेक्स्ट है यमुना। तो यमुना दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इट फ्लोज, और जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड स्ट्रेच है वो है दिल्ली टू कॉन्फ्लुएंस विद चंबल, और मथुरा और आगरा वाला जो रीजन है। अब इसका नेचर ऑफ पोल्यूशन या क्या पोल्यूट करता है इस रिवर को इन दीज रीजन्स, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो यमुना की रिवर बहती है उसमें से हम लोग वाटर ले लेते हैं फॉर इरिगेशन। सेकेंड इज़ एग्रीकल्चरल रन ऑफ। अब क्या होता है, ये सारे जो रीजन्स हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है। वी नो हरियाणा उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर अच्छे से होती हैं, तो क्या एग्रीकल्चरल रन ऑफ मिक्स हो जाते हैं विथ यमुना। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट टू दिल्ली फ्लोइंग इनटू द रिवर्स। दिल्ली में जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इन दिस रिवर, विच मेक्स इट पोल्यूटेड। और मेन पोल्यूटर्स में दिल्ली डंपिंग इट्स डोमेस्टिक वेस्ट। मेनली रिवर यमुना को दिल्ली में जो डोमेस्टिक वेस्ट डंप करते हैं इन रिवर यमुना, वही मेन पोल्यूशन का कॉज बनता है। सो दिस वाज अबाउट दिस टेबल, जो कि सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन बताता है गंगा और यमुना रिवर्स में। सो नाउ वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन, दैट इज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में जब डस्ट, फ्यूम्स, गैस, ओडर, फॉग, स्मोक या वेपर, ये सारी चीज़ जब प्रेजेंस रहती हैं एयर में फॉर इन सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन एंड फॉर सम ड्यूरेशन, तब क्या करता है ये हार्मफुल बन जाता है फॉर फ्लोरा, फौना एंड टू प्रॉपर्टी एज वेल, लीडिंग टू एयर पोल्यूशन। जब इन सारे एलिमेंट्स का प्रेजेंस होता है इन आर एयर इन द एटमोसफियर, तब एयर पोल्यूशन होता है। अब क्या हो रहा है, इस एमिशन बढ़ रहा है ऑफ टॉक्सिक गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर, तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। व्हेन टॉकिंग अबाउट क्या क्या सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के, तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा कंबशन जब होता है तब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, रिलीज होता है ऑक्साइड्स, सल्फर, नाइट्रोजन, लीड, हाइड्रोकार्बन्स, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस, तो ये सारी चीज़ों का जब रिलीज होता है इन द एयर, तब एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन बहुत सारे डिजीज़ेस का कॉज है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, नर्वस, सर्कुलर सिस्टम, इन सब से रिलेटेड जब डिजीज़ेस होते हैं तो उसमें मेन कॉज होता है एयर पोल्यूशन। अब जो स्मोकी फॉग होता है सिटीज़ के ऊपर, उसे अर्बन स्मॉग कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के वजह से ही होता है।
सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। और एयर पोल्यूशन की वजह से ही एसिड ड्रेन्स भी होते हैं। जब रेन वाटर एनालिसिस हुआ था अर्बन इन्वायरमेंट का, तो वो ये इंडिकेट किया था कि जो पीएच वैल्यू है फर्स्ट रेन का, समर के बाद होती है, वो हमेशा कम रहता है सब्सिक्वेंट रेन्स के कंपैरिजन में। सो पीएच वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज ऑलवेज लोअर देन द सब्सिक्वेंट रेन्स। सो दिस वॉज अबाउट एयर पोल्यूशन। अब हम लोग थर्ड काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट इज नॉइज पोल्यूशन की स्टडी करेंगे। So it refers to the state of unbearable and uncomfortable to human beings which is caused by noise from different sources। जब different sources से noise जो uncomfortable और unbearable over to human ear, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। ये एक सीरियस कंसर्न बन चुका है रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं। और जो मेन सोर्सेज की बात करें व्हेन इट कम्स टू नॉइज़ पोल्यूशन, तो वेरियस फैक्ट्रीज़ हैं, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वर्क्स, automobiles and aircrafts, sirens and loudspeakers, programs associated with community activities। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये बन जाती हैं सोर्स फॉर नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ डेसिबल्स दैट इज़ डीबी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या उसका साइन कह सकते हैं वो डीबी है। द लेवल इट मेजर्स द लेवल ऑफ स्टेडी नॉइस। तो इसे जब हम लोग को मेज़र करना होता है तो हम लोग डेसिबल्स का यूज़ करते हैं। सो द लेवल ऑफ स्टेडी नॉइस इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स और डीबी। नाउ द बिगेस्ट कल्प्रिट बिहाइंड नॉइस पोल्यूशन दीज डेज इज ट्रैफिक से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है वो बिगेस्ट न्यूसेंस है। और अब क्या है, जो इंटेंसिटी और नेचर है वो डिपेंड करता है फैक्टर पे, दैट इज़ कितना इंटेंसिटी का नॉइज़ पोल्यूशन है या क्या नेचर है, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या और फैक्टर्स जैसे टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल या ट्रेन, किस टाइप का एयरक्राफ्ट है या व्हीकल या ट्रेन है। दूसरा कंडीशन ऑफ रोड्स एंड व्हीकल, ये दोनों चीज़ जो है ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। सी ट्रैफिक में नॉइज़ पोल्यूशन वो हार्बर तक ही सीमित रहता है, जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग आती है, और इंटेंसिटी वेरी करता है और वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे। सो सी ट्रैफिक में मेनली लोडिंग और अनलोडिंग में से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है वो नॉइज़ पोल्यूशन जनरेट करती है। नॉइज़ पोल्यूशन लोकेशन स्पेसिफिक होता है, जितना हम लोग दूर जाएंगे उतना इंटेंसिटी कम होता है। सो इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइंस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। सोर्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है, आर्टरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, या एयरपोर्ट हो सकता है। नॉइज़ पोल्यूशन हजार्डस हो गया, बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रूव हुआ है इन मैनी मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज़ इन इंडिया, मोस्टली क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एरियाज ये सब अर्बन एरियाज़ में है। सबसे ज़्यादा जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो इन सब रीजन्स में होता है। अभी बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है, डू यू नो ओशियंस 10 टाइम्स नॉइजियर देन टुडे देन 40 ईयर्स एगो। तो इसमें ये एक दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि पहले ओशियंस के अंदर 10 टाइम्स लेस नॉइज़ होता था, बहुत कम नॉइज़ होता था, और अब क्या है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होने लगा है। मरीन लाइफ जिससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। जो नॉइज़ लेवल्स था इन 2003-2004 वो 10 to 12 डेसिबल्स हायर था देन इन 1964-66। और इसका रीज़न में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है इन द ग्लोबल शिपिंग ट्रेड, या तो द नंबर ऑफ शिप्स जो हैं वो ओशन में वो भी बढ़ गए हैं, स्पीड भी बढ़ गया है। तो ये सारा जो रीज़न दिया जा रहा है इसके पीछे, एंड दिस वॉज फाउंड बाय अ रिसर्च डन इन USA। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। तो अर्बन एरियाज़ में वी सी ओवर क्राउडिंग है, कंजेशन है, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ है जिसके हेल्प से वहाँ की फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन रह रही है, वहाँ पे पुअर सैनिटरी कंडीशन है, फाउल एयर है। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ अर्बन एरियाज़। ये बहुत ही वी कैन से बहुत ही बेकार कंडीशन में अर्बन एरियाज़ दीज डेज आर। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है सॉलिड वेस्ट के थ्रू, जिससे क्या होता है इनॉर्मस ग्रोथ होता है इन द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट के क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज वी सी ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट के अंदर आता क्या है, वेराइटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स। ओल्ड एंड यूज आर्टिकल्स में CDs, वी कैन से फ्लॉपीज, ऐश, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, ब्रोकन ग्लास वेयर्स, स्टेन्ड स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो सॉलिड्स हैं, ये क्या करते हैं वेस्ट जनरेट करते हैं, और इन सब वेस्ट को, इन सब मटेरियल्स को हम लोग रिफ्यूज़, गार्बेज या रबिश, इन तीनों नाम से जानते हैं। अब इन सब सॉलिड वेस्ट का 2 सोर्स हो सकता है। सबसे पहला हाउस होल्ड या डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट,
दूसरा इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले कमिंग टू हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या होता है, डिस्पोज कर दिया जाता है पब्लिक लैंड्स पे या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट्स, ये दोनों जगह पे सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या करते हैं, पब्लिक या म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ जो लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स होते हैं उन्हें हम लोग लैंड फिल, यू कैन सी कि जहाँ का भी लैंड थोड़ा नीचे रहता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ये सारे वेस्ट को भर करके उसे हम लोग बिल्कुल सेम लेवल पे ला देते हैं, तो लैंड फिल एरियाज वही होते हैं। इसके बाद एशेज डेब्रीज जो इंडस्ट्रीज़ या थर्मल पावर हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस डिमोलिशन से आते हैं, वो भी एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं और बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं। अब ये सॉलिड वेस्ट क्या करते हैं, ऑब्नॉक्शियस स्मेल क्रिएट करते हैं और फ्लाइज और रोडेंट्स को अब हार्बर करते हैं। दैट मीन्स फ्लाइज जो होते हैं जो डेंजरस होते हैं फॉर अस, जिनकी वजह से डिजीजेस होती हैं, वो सब सॉलिड वेस्ट के आसपास ही होते हैं। अब ये क्या बन जाते हैं, एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़। एज ए टोल्ड यू, ये सब फ्लाइज क्या करते हैं, डिजीज़ को कैरी करते हैं और ह्यूमंस तक लाते हैं, जैसे टाइफाइड, डिप्थेरिया, डायरिया, मलेरिया, कोलेरा, ये सारे जो डिजीज़ हैं वो फ्लाइज के थ्रू होते हैं, जो स्प्रेड हो जाते हैं विंड के थ्रू या स्प्लिटर्ड थ्रू रेन वाटर के थ्रू भी ये स्प्रेड हो जाता है। सो देयरफॉर ये सारी जो डिजीजेस हैं, द रीज़न बिहाइंड दिस इज दिस ओनली। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे हम लोग रिवर में डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल हमारे कंट्री में एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। एंड सिटीज़ लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु में, इन सब सिटीज़ में तो 90% सॉलिड वेस्ट जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, बट और सारे सिटीज़ में या टाउन्स में 30 to 50% जो वेस्ट है वो लेफ्ट ऐसे ही रह जाता है, अनकलेक्टेड रह जाता है। इसे या तो स्ट्रीट्स पे एक्यूमुलेट हो जाता है या तो ओपन स्पेसेस बिटवीन हाउसेज एंड इन वेस्ट प्लांट, इन सब जगहों पे इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ऐसे लेफ्ट कर दिया जाता है। ये सब वेस्ट जो हैं ये रिसोर्स बन सकते हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग एनर्जी या रिसोर्स। तो अनट्रीटेड वेस्ट फर्मेंट करते हैं स्लोली और टॉक्सिक बायोगैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिसके अंदर मीथेन भी आता है। सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। और अगर हम इन्हीं सब रिसोर्सेज को इन्हीं सब वेस्ट को एज अ रिसोर्स यूज़ करें तो ये बहुत हेल्पफुल हो। सो देयरफॉर दिस वाज अबाउट अर्बन वेस्ट डिस्पोजल. Now next is this case study given of Dorala, which shows the perfect model to restore the ecology and safeguard human health. अब एक यूनिवर्सल लॉ है, polluter pays. That means if you're doing something today, tomorrow you need to face the consequences. तो अगर आप आज पोल्यूशन कर रहे हैं तो कल उसके consequences, उसके hazardous consequences face करना होगा। तो एफर्ट्स डाला गया टू restore the ecology and safeguard human health, people के पार्टिसिपेशन के हेल्प से इन दौराला नियर मेरठ। अब ये जितने भी एफर्ट्स डाले थे अब उनका आफ्टर द स्पैन ऑफ 3 years अब इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जब एक मेरठ बेस्ड एनजीओ ने मॉडल डेवलप किया फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। मीटिंग हुई बिटवीन इंडस्ट्रियल ऑफिशियल्स, एनजीओज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अदर स्टेक होल्डर्स एट मेरठ, और अब ये रिजल्ट्स दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल लॉजिक्स, ऑथेंटिक स्टडीज़ एंड प्रेशर ऑफ पीपल, ये लोग एक अच्छा मॉडल प्रिपेयर कर पाए हैं। टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज, तो वो है 12,000। ये बहुत हाईलाइटेड नहीं है इन दिस बॉक्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट, अब 2003 में जब ये कंडीशन इतनी ख़राब थी इस विलेज की, तब ये अटेंशन ड्रॉ किया ऑफ सिविल सोसाइटी। ग्राउंड वाटर इस विलेज का पूरा कंटामिनेट हो गया था विथ हैवी मेटल्स, और रीज़न था इसका अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ऑफ दोहराला इंडस्ट्रीज़, जो कि ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिक्स हो जा रहे थे और उसे कंटामिनेट कर दे रहे थे। फिर एनजीओ ने कंडक्ट किया सर्वे, डोर टू डोर सर्वे किया ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स के हेल्थ स्टेटस का सर्वे किया, और फिर रिपोर्ट आया। तो ऑर्गेनाइजेशन, विलेज कम्युनिटी और पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये तीनों लोग साथ में बैठे और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फाइंड किए टू दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि ड्यू टू ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी कीन इंटरेस्ट शो किया, उन्होंने भी चेक किया डिटेरियोरेटिंग इकोलॉजी को, और ओवरहेड टैंक्स कैपेसिटी इन द विलेज उसको भी इन्हेंस किया गया। एक 900 मीटर एक्स्ट्रा पाइपलाइन को लेट डाउन किया गया टू सप्लाई पोर्टेबल वाटर टू द कम्युनिटी। सिल्टेड पॉन्ड जो थे विलेज के उसको क्लीन किया गया, रिचार्ज किया गया बाई डीसिल्टिंग इट, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्ट रिमूव किया गया, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मिला जिसे रिचार्ज कर सकते थे हम लोग एक्वीफर्स को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को भी कंस्ट्रक्ट किया गया डिफरेंट प्लेसेस पे, जो कि हेल्प किए इन डाइल्यूटिंग द कंटामिनेंट्स ऑफ द ग्राउंड वाटर मानसून के बाद।
थाउजेंड ऑफ ट्रीज़ को प्लांट किया गया जो कि इन्वायरमेंट को और भी इम्प्रूव करने में हेल्प किया. सो दिस वॉज अबाउट दिस केस स्टडी. मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है अबाउट द पॉपुलेशन, कब इनिशिएट किया गया 2003, ये मेरठ में है. और क्या किसके किसके हेल्प से, तो NGO, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अदर स्टेक होल्डर्स में इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, जो सबका एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ है, जिसके वजह से ये एक परफेक्ट मॉडल बन चुका है फॉर रिस्टोरिंग द इकोलॉजी एंड सेफ गार्डिंग द ह्यूमन हेल्थ. Next is rural urban migration. We know rural population migrate to urban people. फैक्टर्स क्या हैं क्यों ये माइग्रेशन होती है, तो हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी ज़्यादा होता है, तो लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. लो जॉब अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज़ में, जहाँ हाई डिमांड है अर्बन एरियाज़ में, वही जॉब अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो रूरल एरियाज़ में बहुत कम है. Unbalanced pattern of growth between urban and rural areas. When talking about the level of development, we can see a sharp gap between urban areas and rural areas. तो वो unbalanced pattern of development है, development हो रहा है but urban areas में ज़्यादा हो रहा है. तो ये क्या एक unbalanced pattern show कर रहा है. Due to low opportunities in smaller and medium cities. वही again it comes, opportunities कम है smaller या medium cities में, large cities that is urban agglomeration ये सब में ज़्यादा opportunities हैं. सो देयरफॉर जो पॉपुलेशन है वो फ्रॉम स्मॉल सिटीज़, मेगा सिटीज़ में माइग्रेट करती है फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेनली. अब ये बॉक्स में डू यू नो में दिया है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पता होना चाहिए. तो अभी एट प्रेजेंट 47% ऑफ वर्ल्ड 6 बिलियन पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती है और ज़्यादा ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में. सो इट्स 47%. ये प्रपोर्शन एस्टिमेट किया जा रहा है कि 50% हो जाएगा 2008 तक, जो अभी तक हो गया होगा. इट्स जस्ट दैट डेटा अपडेट नहीं हुआ है. और ये प्रेशर डालेगा गवर्नमेंट पे ताकि वो और अर्बन एरियाज़ को बेटर प्लेस बना सके, ताकि और लोग वो अकोमोडेट कर पाए और बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो पाए. 2050 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहेंगे और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे या रिसोर्सेज ऑफ सिटीज़ पे, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं सैनिटरी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, क्राइम प्रॉब्लम्स और अर्बन पोवर्टी जैसे प्रॉब्लम्स को. अर्बन पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू डू 2 थिंग्स. पहले तो नेचुरल इंक्रीज देखना होता है, दैट इज़ जब बर्थ रेट एक्सीड करता है डेथ रेट को. दूसरा नेट इन माइग्रेशन, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन में जो माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन बहुत कम होता है, तो नेट इन माइग्रेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं. और फिर क्या करते हैं, कुछ कभी कभी रिक्लासिफिकेशन करना पड़ता है अर्बन एरियाज़ को, ताकि वो इनकम पास कर सके पहले के रूरल पॉपुलेशन सेटलमेंट्स को. Now this was about कि अर्बन पॉपुलेशन ग्रो कैसे करता है, नेचुरल इंक्रीज प्लस नेट इन माइग्रेशन. इंडिया में ये एस्टिमेट किया गया है कि आफ्टर 1961 अराउंड 60% ऑफ अर्बन ग्रोथ हैज़ बीन अट्रीब्यूटेड और 29% ऑफ देम फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन माइग्रेशन. मतलब 60% अर्बन ग्रोथ हुआ है, ये नोट किया गया. उसमें से जो 29% है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इन माइग्रेशन, नेट इन माइग्रेशन से हुआ है, जो कि फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया हुआ है. दिस वॉज अबाउट दिस डू यू नो वाला सेक्शन. नाउ ये रूरल अर्बन माइग्रेशन में लास्ट में इट वॉज गिवन कि नेक्स्ट इज अ केस स्टडी इज गिवन बिलो टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू कॉम्प्रहेंड द प्रोसेस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन. तो अब हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ेंगे. तो ये केस स्टडी है रमेश की, जो कि has been working in contract as a welder on construction site in तालचर कोल region of Odisha for the last 2 years. तो ये रमेश का है, जो कि वेल्डर की तरह काम कर रहा है ऑन कंस्ट्रक्शन साइट लास्ट 2 years से इन तालचर दैट इज़ कोल रीजन ऑफ ओडिशा. और ये इसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस पे मूव कर चुका है विद हिज कॉन्ट्रैक्टर, जैसे सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भारुच और जामनगर विच इज़ इन गुजरात, और बहुत सारी जगह. ये 20,000 पर ईयर अपने घर पे भेजता है टू हिज फादर इन हिज नेटिव विलेज. और ये जो पैसा है ये यूज़ होता है फॉर रेमिटेंसेस, जैसे डेली कंजप्शन, हेल्थ केयर, स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन, और कुछ पार्ट ऑफ मनी यूज़ होता है फॉर एग्रीकल्चर, परचेजिंग ऑफ लैंड, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रमेश की फैमिली है का है वो इम्प्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा. 15 ईयर्स एगो सिचुएशन ऐसा नहीं था, फैमिली बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी. उसके 3 ब्रदर्स में से और एक फैमिली को, 3 brothers along with his family had to survive on 3 acres of land, which is very short when it comes to 3 brothers और एक family, that means mother father. और ये फैमिली बहुत ज़्यादा डेट में थी और रमेश को डिसकंटिन्यू करना पड़ा इसी वजह से अपनी स्टडीज़ आफ्टर 9th स्टैंडर्ड. और फर्दर उसका और भी प्रॉब्लम सीवियर हो गया जब उसने शादी कर ली.
आफ्टर गेटिंग मैरिड ही गॉट इम्प्रेस्ड सीइंग कि कैसे आउट माइग्रेंट्स ऑफ दिस विलेज वो लुधियाना में वर्क कर रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा और कंज्यूमर गुड्स भेज रहे हैं. सो ही गॉट इम्प्रेस्ड. ही ऑल्सो मेड अ मूव टू पंजाब अपने फ्रेंड के साथ और वहाँ पे वर्क किया इन वुलन फैक्ट्री 6 मंथ्स के लिए. एट द रेट कितने पैसे पे? ओनली 20 रुपीज़ पर डे इन 1988. तो 1988 की बात है जब 20 रुपीज़ पर डे उसको मिलता था. इसके अलावा उसको सिर्फ पर्सनल एक्सपेंडिचर ही नहीं करना था मैनेज, बट एट द सेम टाइम उसको न्यू कल्चर और इन्वायरमेंट में घुलने मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी. फिर वो डिसाइड किया चेंज करने का हिज प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम लुधियाना टू सूरत अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फ्रेंड. फिर वो लुधियाना से सूरत माइग्रेट किया अपने फ्रेंड के गाइडेंस के अंडर. फिर वहाँ पे उसने वेल्डिंग की स्किल सीखी सूरत में. एंड आफ्टर दैट वो अलग अलग जगहों पे मूव किया है विद द सेम कॉन्ट्रैक्टर विद हिज स्किल ऑफ वेल्डिंग. उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन रमेश की फैमिली की इम्प्रूव तो हुई, साथ में उसको एक पेन बियर करना पड़ रहा था ऑफ सेपरेशन. दैट मीन्स अब उसको उसके फैमिली से दूर रहना हो रहा था. तो ही वॉज बियरिंग द पेन ऑफ सेपरेशन ऑफ हिज नियर एंड डियर वंस. बट अब क्या वो शिफ्ट नहीं कर सकता उनके साथ, क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स है. पहला तो वो जॉब टेम्परेरी है, इसका परमानेंट जॉब तो है नहीं. दूसरा ट्रांसफरेबल है. दैट मीन्स उसको टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र होता रहता है. सो दैट्स वाई ही कांट स्टे विद हिज फैमिली. एट द सेम टाइम ही डजेंट हैव इनफ इनकम जिसके हेल्प से ही कैन टेक हिज फैमिली टू वेर एवर ही गोज़ टू वर्क. सो देयरफॉर वो एक सेपरेशन का जो पेन है वो बियर कर रहा है. नेक्स्ट इज दिस कॉमेंट का सेक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन केस स्टडी ओनली. सो डेवलपिंग कंट्रीज़ में देयर इज दिस पैटर्न जिसमें पुअर पीपल, सेमी इलिटरेट या अनस्किल्ड पीपल लाइक रमेश वो माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में विद द होप ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. बट वो एंड में मेनियल जॉब्स ही करते हैं लो वेजेस पे इन इनफॉर्मल सेक्टर. लो वेजेस रहते हैं, बहुत ही मीगर इनकम उनका रहता है. दैट्स वाई वो अपने फैमिली को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाते एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. और इसके वजह से स्पाउसेस, दैट मीन्स उनके पार्टनर्स रूरल एरियाज़ में ही रह जाते हैं और उनका काम रहता है टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों का देखभाल करना. और एल्डरली पीपल, दैट मीन्स पेरेंट्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड, उनका ध्यान रखने के लिए दे स्टे इन द रूरल एरियाज़. इसके बाद क्या होता है? रूरल अर्बन माइग्रेशन. देयरफॉर वो डोमिनेटेड है बाय मेल्स. दैट मीन्स फीमेल्स उतना रूरल अर्बन माइग्रेशन नहीं करती हैं, मेल्स जितना करते हैं. सो देयरफॉर दस द रूरल अर्बन माइग्रेशन स्ट्रीम इज़ डोमिनेटेड बाय द मेल्स. तो दिस वॉज अबाउट दिस केस स्टडी जिसमें रमेश के बारे में इट वॉज गिवन. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स. हमें पता है रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट्स में डिफरेंसेस हैं. कभी कभी वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. वो डिफरेंसेस हैं, सेपरेट कल्चर का बात है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डिवाइड एग्जिस्ट करता है बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स. अब क्या विलेजेस को आइडियल रिपब्लिक्स कंसिडर किया गया था बाय महात्मा गांधी. मोस्ट रूरल एरियाज़ में क्या होता है? पुअर रूरल एरियाज़ में जो पीपल होते हैं वो पुअर होते हैं और प्राइमरी एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करते हैं, मेनली एग्रीकल्चर. मोस्ट विलेजेस एग्जिस्ट एज अपेंडिक्स टू द कोर ऑफ अर्बन एरियाज, अर्बन सेंटर्स फॉर्मिंग हिंटरलैंड. दैट मीन्स जैसे हमें पता है पोर्ट्स होते हैं तो उनका हिंटरलैंड होता है. दैट मीन्स पोर्ट्स मेन प्लेस होते हैं और उनको जो सपोर्ट करने वाले मीन्स पोर्ट से जो भी चीज़ें वी ट्रांसपोर्ट वो यूज़ किया जाता है हिंटरलैंड्स के थ्रू. वैसे अर्बन एरियाज़ में जो चीज़ें बनती हैं वो विलेजेस उसके लिए एक हिंटरलैंड की तरह काम करती हैं. दैट मीन्स वो एक तरह से मार्केट की तरह काम करती हैं फॉर द थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड इन अर्बन सेंटर्स. देयरफॉर मोस्ट विलेजेस एग्जिस्ट एज अपेंडिक्स टू द कोर अर्बन सेंटर फॉर्मिंग हिंटरलैंड. Urban centers exist as undifferentiated homogeneous entities in opposition to rural areas. या हमें लग सकता है कि अर्बन एरियाज जो हैं वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड होमोजीनियस एंटिटीज़ के तरह एग्जिस्ट करती हैं, बट ये ऐसा नहीं है. कॉन्ट्रेरी में इट इज़ सेड कि अर्बन सेंटर्स इंडिया में ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हैं इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिको कल्चरल एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. वी कैन सी टॉप पर फार्म हाउसेज रहते हैं और हाई इनकम ग्रुप रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं, जैसे वाइड रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, लॉन्स, वेल डेवलप्ड ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड राइट टू प्राइवेसी.
सो दिस वॉज अबाउट वन एंड ऑफ द अर्बन सेंटर्स। अब दूसरे एक्सट्रीम एंड पे क्या है, स्लम्स हैं, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स है, कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें वो लोग रहते हैं जो रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आते हैं इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर हाउसिंग ड्यू टू रेंट हाई रहता है और हाई कॉस्ट ऑफ लैंड है। तो वो ऐसा प्लेस चूज़ करते हैं या प्रेफर करते हैं जो इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल और डिग्रेडेड एरियाज हो, ताकि उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम आ सके। नाउ ये जो स्लम्स होते हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं जो लीस्ट चॉइस के होते हैं। दैट इज़ अगर किसी के पास 4-5 ऑप्शन हो कहाँ रहना हो, तो अगर स्लम की बात करें तो वो लास्ट चॉइस होगी उसको रहने के लिए। रीज़न, डिलापिडेटेड हाउसेज, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, पुअर वेंटिलेशन होता है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती जैसे ड्रिंकिंग वाटर, लाइट, टॉयलेट फैसिलिटीज़। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इन स्लम्स में, ओपन डिफिकेशन, अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम है, ओवर क्राउडेड नैरो स्ट्रीट पैटर्न्स हैं, बहुत ही नैरो स्ट्रीट होते हैं उसमें इतने सारे लोग होते हैं, सो इट्स ओवर क्राउडेड है। ये सब सीरियस हेल्थ और सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल हजार्ड्स की तरफ इशारा करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ये अर्बन रिन्यूअल मिशन का पार्ट है जिसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन स्लम्स। तो अर्बन स्लम्स को ही ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। एंड द पॉपुलेशन हु लिव्स इन स्लम्स दे वर्क इन लो पेड, हाई रिस्क प्रोन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, देयरफॉर वो अंडर नरिश रहते हैं, प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज एंड इलनेस होते हैं, और प्रॉपर एजुकेशन वो अपने चिल्ड्रंस के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इनका अंडर नरिश रहते हैं, सो दैट्स वाई जो डिजीजेज होते हैं वो सबसे पहले इन्हीं पर अटैक करती हैं, बिकॉज पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पूरा न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिलता है, एजुकेशन भी नहीं दे पाते ये अपने चिल्ड्रंस को। तो ये बहुत ही लोअर स्ट्राटा ऑफ पॉपुलेशन रहता है जो रहता है इन स्लम एरियाज़, और उनके इस परमानेंट एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी की वजह से दे गेट इनरोल्ड इन ड्रग अब्यूज़, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वेंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी, और अल्टीमेटली क्या होता है वो सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है। दैट मीन्स सोशली वो एक्सक्लूडेड हो जाते हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल। सो दिस वॉज अबाउट स्लम्स। नेक्स्ट इज दिस बॉक्स गिवन अबाउट धारावी विच इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम। इस एरिया में बसेस नहीं जा सकती, ऑटो रिक्शाज नहीं जा सकती, इवन 3 व्हीलर्स भी बैंड है। धारावी सेंट्रल बॉम्बे में सिचुएटेड है, और एक मेन रोड, सिर्फ एक मेन रोड है जो पूरे स्लम को ट्रावर्स करती है, पूरे स्लम को कवर करती है। इसे लोग मिस कॉल करते हैं या फिर मजाक में कॉल करते हैं 90 फुट रोड, जो कि फॉर द मोस्ट ऑफ द लेंथ 90 फुट से भी हाफ है। टॉकिंग अबाउट इसके साइड एलेज या लेन्स, ये भी बहुत नैरो हैं एंड नॉट इवन अ बाइसिकल कैन पास। अब नाउ यू कैन इमेजिन कितना कम स्पेस है, कितना कंजस्टेड स्पेस में दे लिव। और ये पूरे नेबरहुड में टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स हैं 2-3 मंजिले की, जिसमें जो स्टेयरवेज होता है वो भी आयरन का रहता है और वो रस्ट पूरा हो चुका है, विच कनेक्ट्स टू द अपर पार्ट, जहाँ पे सिंगल रूम में पूरा होल फैमिली रहता है, मोस्टली 12 और मोर पीपल रहते हैं। तो ये शो करता है एक एग्जाम्पल जो ट्रॉपिकल वर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल ड्वेलिंग दिखाता है ऑफ विक्टोरियन लंडन्स ईस्ट एंड। तो जो विक्टोरियन लंडन्स ईस्ट एंड है उसका जो ट्रॉपिकल वर्जन है जहाँ पे इंडस्ट्रियल ड्वेलिंग होती है, उससे एक सिमिलर एग्जाम्पल शोज इन स्लम एरियाज इन धारावी। ऑन वन एक्सट्रीम एंड वी कैन क्लियरली सी कि जो धारावी है वो बहुत ही वल्नरेबल प्लेस है, शायद ही कोई होगा जो वहाँ रहना चाहता होगा। बट ऑन द अदर एक्सट्रीम एंड धारावी से बहुत ही डेलिकेट सेरेमिक्स, पॉटरी, एक्विजिट एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क, सोफिस्टिकेटेड लेदर गुड्स, हाई फैशन गारमेंट्स, फाइनली रॉट मेटल वर्क, ज्वेलरी सेटिंग्स, वुड कार्विंग्स, फर्नीचर जैसे सफिस्टिकेटेड चीज़ें बनती हैं जो कि रिचेस्ट हाउसेज में एक्सपोर्ट की जाती है, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेस है जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है अबाउट धारावी, विच वॉज एन आर्म ऑफ द सी, जिसे अब वेस्ट के थ्रू फिल कर दिया गया है, जो मोस्टली वहाँ पे जो रहने आते हैं उनके थ्रू किया गया है, which mainly comprises scheduled caste and poor Muslims. So this was about this box which was about Dharavi जो largest slum है in Asia. Next topic is land degradation. तो अब हम लोग land degradation के बारे में पढ़ेंगे। अब जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, उसका सिर्फ यही रीज़न नहीं क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, बट उसका अदर रीज़न है कि डिटीरियोरेशन हो रहा है इन द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। जो लैंड का क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है। सो दैट्स वाई प्रेशर जो एग्रीकल्चरल लैंड पर वो इंक्रीज़ कर रहा है।
अब उसके रीजंस क्या हैं? उसके कुछ रीजंस लिस्टेड है, दैट इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी, डिटीरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो हम लोगों ने अभी देखा, सैलिनाइजेशन, वाटर लॉगिंग, एल्कलाइजेशन और सॉइल इरोजन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से जो प्रेशर है एग्रीकल्चरल लैंड पे वो बढ़ रहा है। अब ये एक परफेक्ट डेफिनेशन दिया गया है ऑफ लैंड डिग्रेडेशन विच सेज लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड आइदर एज अ टेम्परेरी और अ परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड। जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड में एक परमानेंट डिक्लाइन हो या एक टेम्परेरी डिक्लाइन हो, तब हम लोग कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन हैज़ हैपेंड। नाउ जितने भी डिग्रेडेड लैंड हैं उन्हें वेस्ट लैंड हम लोग नहीं कह सकते हैं। अनचेक्ड प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन लीड करता है टू कन्वर्जन इनटू वेस्ट लैंड। देयरफॉर इनिशियली सारे डिग्रेडेड लैंड्स वेस्ट लैंड नहीं होते, बट अगर उन्हें चेक नहीं किया जाए डिग्रेडेशन के प्रोसेस में, इफ़ अनचेक्ड प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन कंटिन्यूस, तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वेस्ट लैंड्स। सो देर आर टू प्रोसेसेस विच लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, या तो वो नेचुरल होगा या तो ह्यूमन बींग्स के थ्रू होगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर दैट इज NRSC, इसने क्लासीफाइड, इस इंस्टीट्यूशन ने क्लासीफाई किया है वेस्ट लैंड्स को बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, जिसके हेल्प से वेस्ट लैंड्स को कैटेगराइज कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस जिनके थ्रू ये क्रिएटेड हुआ है। सबसे पहला है गलीड रवाइनस लैंड्स, डेजर्टिक कोस्टल सैंड्स, बैरन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोपिंग लैंड, ग्लेशियर लैंड। तो ये सारे कुछ लैंड वेस्ट लैंड्स के बाइफर्केशंस हैं। अब ये सारे जो हैं वो नेचुरल एजेंट्स के थ्रू होते हैं। लाइक ग्लेशियर लैंड, अब ये ह्यूमन बींग का इफेक्ट नहीं है, बट ये नेचुरल एजेंट्स के थ्रू होता है। अब अदर टाइप ऑफ डिग्रेडेड लैंड जैसे सैलिनिटी, एल्केलिनिटी या लैंड विद और विदाउट स्क्रब, ये सारा जो है वो लार्जली ह्यूमन और नेचुरल दोनों फैक्टर्स के थ्रू अफेक्ट होता है। सो अभी हम लोगों ने नेचुरल पढ़ा, फिर ह्यूमन प्लस नेचुरल एजेंट्स पढ़ा। थर्ड इज ह्यूमन एजेंट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन है। तो ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन किस किस टाइप के डिग्रेडेशन में होता है, जैसे डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया, डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पास्चर्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स। तो ये सारे जो वेस्टलैंड्स हैं इसमें ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन रहता है, ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। So this was about land degradation. Next is this case study which is given of Jhabua district, जो वेस्टर्न मोस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब ये वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में इंक्लूडेड है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ प्रेजेंट है मोस्टली, जिसमें भील्स हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भील्स इज़ द ट्राइबल पॉपुलेशन जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पोवर्टी में सफ़र करते हैं क्योंकि हाई रेट ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन होता है इन दिस रीजन, मोस्टली फॉरेस्ट लैंड में। अब जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो इनिशिएट किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर और इम्प्लीमेंट किया गया है इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, जो प्रिवेंट करेगा लैंड डिग्रेडेशन और इम्प्रूव करेगा सॉइल क्वालिटी को। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एक लिंक बनाते हैं बिटवीन लैंड, वाटर एंड वेजिटेशन, which attempts to improve livelihoods of people through natural resource management and community participation. तो whenever watershed management word comes, ये हम लोगों ने वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो ये दो चीज़ों से लिंक किया जाता है। पहला तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बीच में एक लिंक एक्नॉलेज करता है, और दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बिकम्स द मेन थिंग। अब पास्ट 5 ईयर्स से ये प्रोग्राम फंड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अलोन, इम्प्लीमेंटेड बाय राजीव गांधी मिशन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, और इस प्रोग्राम के थ्रू ट्रीट किया गया 20% ऑफ टोटल एरिया अंडर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। अब पेटला वार्ड जो ब्लॉक है इन ऑफ झाबुआ वो लोकेटेड एट नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और ये रिप्रेजेंट करता है एक इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल केस ऑफ गवर्नमेंट NGO पार्टनरशिप एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मैनेजिंग वाटरशेड प्रोग्राम्स। तो सो देयरफॉर इस केस स्टडी को इंक्लूड किया गया हमारे बुक में बिकॉज ये एक सक्सेसफुल स्टोरी प्रेजेंट करती है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट NGO पार्टनरशिप और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हेल्प से वाटरशेड प्रोग्राम्स को कैरी आउट कर पाएंगे। So the Bheels in Petlawad block, they've given their efforts and revitalized large parts of CPR. Now they've taken some steps like each household will have to plant and maintain 1 tree on CPR. Then they also have to plant fodder grass on pasture land.
सोशल फेंसिंग अडॉप्ट करना है एटलीस्ट 2 ईयर के लिए ऑन दीज लैंड्स, नो ओपन ग्रेजिंग ऑन दीज लैंड बट स्टॉल फीडिंग ऑफ कैटल होगा, और जो पास्चर्स दे हैव डेवलप्ड दे नो दैट वुड सस्टेन देयर कैटल फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जितना उन्होंने पास्चर ग्रो किया है वो सफाइस कर देगा द नीड ऑफ देयर कैटल्स व्हेन इट कम्स टू पास्चर्स. So now there's this interesting aspect given about this case study जिसमें before ये community process of management of pastures शुरू कर सके उसके पहले ही encroachment हुआ इस land पे which was done by a villager from adjoining village. तो adjoining village से एक villager आया who encroached on this land. Villagers ने तहसीलदार को बुलाया to ascertain the right of the common land. अब ये जो conflict है इसे resolve किया जिसमें villagers ने ही resolve किया by offering to make defaulter encroaching on CPR a member of their यूज़र ग्रुप. तो उन्होंने वो जो डिफ़ॉल्टर या जो विलेजर जिसने इंक्रोच किया उसे अपने CPR के ग्रुप में इन्वॉल्व किया. तो दे मेड हिम अ मेंबर ऑफ देयर यूज़र ग्रुप और उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल शेयर द सोशल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीनिंग द कॉमन लैंड एंड पास्चर विथ द अदर पर्सन. तो ये एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल शो करता है. सो दिस वॉज अबाउट द केस स्टडी ऑफ झाबुआ that is situated in Madhya Pradesh. With this very topic, we come to the end of this chapter. I hope you liked the explanation. If you did, hit the like button. Comment down below your doubts and reviews about the video. Share it with your friends and classmates. Thanks for watching. Happy learning.